Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 10 of this unit. That is named of this unit as electricity, magnetism and semiconductor. लेक्चर 10 है हमारे. ओके तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पार्ट तो कंप्लीट कर दिया था. मैग्नेटिज्म का भी हमने देख लिया था कुछ कुछ पार्ट. और कुछ इलेक्ट्रिसिटी का ही कुछ पार्ट हम लोग वापस देख रहे हैं. तो इसमें कुछ रह जाता है. वो क्या है देखो, इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ. एक्चुअल में क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ओम्स लॉ, करंट इलेक्ट्रिसिटी का. तो ये एक्चुअल में चीज़ हमें स्टडी करनी है आज के. फिर बाद में हम लोग ये सब बाकी के टॉपिक्स तो बाद में देखेंगे. ओके तो आज का पहले वो देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पता होना चाहिए क्या रहता है. ओके मोस्टली सबको मालूम ही रहता है, लेकिन उसके पे बेस्ड ये ओम्स लॉ है जो एक्चुअल में मालूम होना चाहिए. ओके इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके तो देखते हैं. नाउ प्रोसीड टू फर्स्ट स्लाइड. ओके तो क्या है देखो, पहले समझ लो कि करंट क्या है रहता है. इलेक्ट्रिक करंट तो हमें ये तो मालूम है. इलेक्ट्रिक करंट जो आपके घर में जो कुछ ट्यूबलाइट्स है, ओके जो ट्यूबलाइट्स रहती है, देन जो बल्ब रहता है, ओके जो अगर आप यहाँ पे ऐसा बल्ब वाला स्ट्रक्चर अगर मैं कंसिडर करूँ, यहाँ पे जो इसमें ऐसे ऐसे ओके लाइंस जैसे रहेंगे, ओके इसमें तो इसमें जो ब्राइटनेस आती है ओके बल्ब की वजह से, तो एक्चुअल में ये क्यों आती है. बल्ब में कुछ तो प्रोवाइड करना पड़ता है ना ऐसे. ओके ये वायर जो रहती है वो हम इलेक्ट्रिक, यहाँ पे आपका घर का अगर सॉकेट है, ओके यहाँ पे बल्ब यहाँ पे हमने प्लग में यहाँ पे लगा दिए, ओके उसमें से कुछ तो आता होगा ना, उसके बाद ही वो चालू है ना. तो उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वैसे सिंपली हम लोग बोल देते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर से. ओके इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है. तो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में होता क्या है वो भी तो मालूम होना चाहिए हमें. ओके वायर में से फ्लो हो रहा है हम लोग बोलते, तो वो लेकिन वो वायर ऐसे ओपन करेंगे तो थोड़ी ऐसा कुछ दिखने वाला है कि उसमें से कुछ फ्लो हो रहा है कि नहीं दिखता है ना. ओके तो एक्चुअल में होता क्या है वो पहले देखेंगे. तो देखते हैं. देखो तो इसका डेफिनेशन देख लो पहला, तो समझ में आ जाएगा. इलेक्ट्रिक करंट देखो क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस फ्लोइंग अक्रॉस द एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट. तो क्या रहता है देखो, यहाँ पे बताया गया है. देखो एक वायर का स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये जो है पूरा स्ट्रक्चर वायर का स्ट्रक्चर है. सिलेंड्रिकल होता है ना वायर, वायर ऐसा गोल टाइप ऐसे रहता है ना पूरा. ओके मतलब ऐसा सिंगल दिखने में तो ऐसा ही दिखेगा, पर एक्चुअल में उसका जो स्ट्रक्चर है, शेप है उसका, वो एक्चुअल में सिलेंड्रिकल शेप रहता है ना. तो उसके अंदर ऐसे जो चार्जेस है, क्यू क्यू लिखा है ना यहाँ पे, वो एक्चुअल में चार्जेस है. तो ये चार्जेस उसके अंदर से फ्लो होते रहते. तो नॉर्मल इसमें नहीं फ्लो होंगे, जब आप उसको प्लग में लगाओगे उसको एनर्जी मिलेगी. ओके ओके तो एनर्जी मिलेगी, उसके बाद ही वो फ्लो होंगे. वो ऐसे दिखेंगे भी नहीं आपको. ओके ऐसे कंटिन्यू आपको आप अगर देखोगे तो ऐसे दिखने नहीं वाले आपको, लेकिन आप उसको फील कर सकते हो. बट ट्राई मत करो. ओके फील मत करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा करंट होगा, बहुत हार्म करेगा आपको. ओके वो बॉडी को. तो सिर्फ समझ लो वो दिखने के लिए क्या ज़रूरत है. देखने के लिए आपको ये बल्ब, आपके घर पे जो ट्यूबलाइट दिख रही है, टीवी दिख रहा है, वो सब चल ही रहे हैं ना. तो वो चलने के लिए एक्चुअल में करंट चाहिए. ओके तो बस वो आप ये तो देख रहे हो कि ये अप्लायंसेस क्यों चल रहे हैं. ओके अप्लायंसेस चलने के लिए भी तो करंट चाहिए ना. तो समझ लो ना, ये अप्लायंसेस चल रहे हैं, इसका मतलब उसमें से करंट निकल ही रहा है. ओके ज़रूरत नहीं है कि हर बार उसको टच करके फिल करना पड़ेगा. ओके क्योंकि वो करंट बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा अमाउंट में रहेगा तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है. ओके तो ये चार्जेस जो फ्लो होते हैं एक्चुअल में, तो ये कितने टाइम के लिए फ्लो होते हैं, कितने एरिया में. ओके तो इसी को एक्चुअल में क्या बोला जाता है, करंट बोला जाता है. ओके रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ओके मतलब ये चार्ज है वो कितने टाइम के लिए फ्लो होता है. ओके पर सेकंड मतलब कितना चार्ज यहाँ पे फ्लो होगा इस एरिया में से. ओके पर सेकंड कितना होगा, तो उसी को उसका क्या बोला जाता है एक्चुअल में, इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है. तो ये एक्चुअल में इसका डेफिनेशन भी है. तो डेफिनेशन क्या लिखा है देखो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. ओके मतलब रेट मतलब क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ का रेट निकाल रहे हैं तो क्या होता है, जो चार्ज रहता है उसका टाइम के साथ अगर हम लोग डिवीज़न ले ले, मतलब चार्ज. ओके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चार्ज पर यूनिट टाइम लिखेंगे. टाइम कितना, 1 सेकंड भी हो सकता है, मोस्टली हम लोग 1 सेकंड यूज कर सकते हैं. तो जो चार्ज है पर यूनिट टाइम कितना फ्लो होगा. ओके ओके उसमें से किस में से लिखा है देखो यहाँ पे, अक्रॉस द एरिया ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के एरिया में से. कंडक्टर क्यों लिखा है, क्योंकि जो करंट फ्लो होगा वो हर चीज़ में से तो फ्लो नहीं होता है. हमारे जो वायर यूज़ होती है, जो हमारे लाइट के इसमें जो हम लोग वायर यूज़ करते हैं जिसमें से करंट फ्लो होता है, वो एक्चुअल में कॉपर वायर होती है. क्योंकि वो कॉपर क्या है, कॉपर एक्चुअल जो मटेरियल है, कॉपर को CU ऐसा फॉर्मूला है. ओके ना. तो ये जो मटेरियल है वो एक्चुअल में
गुड कंडक्टर है। ओके, कंडक्टर मतलब क्या होता है, जिसमें से चार्जेस एक पॉइंट से दूसरी जगह पॉइंट पे वहाँ पे फ्लो होते हैं, उसको बोलते हैं कंडक्टर। ओके, चार्ज होता है, हीट होता है, ऐसा रहता है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करता है, ओके, वो कंडक्टर अलग, और जो हीट कंडक्टिंग वाला कंडक्टर अलग। ओके, ऐसा रहता है। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक का ही बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट, तो वो कंडक्टर ढूंढेंगे। तो यहाँ पे वो सिर्फ क्या करता है, कंडक्टर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करता है वहाँ पे। ओके, वही चीज़ है उसका काम। तो ऐसा हमें कंडक्टर पहले कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, मटेरियल, कंडक्टर मटेरियल कौन से रहते हैं, हमारे मेटल्स, मोस्टली मेटल्स जो रहते हैं वो कंडक्टिंग रहते हैं। ओके, और जो अभी रबर, प्लास्टिक, वो सब देखेंगे तो ये सब यहाँ पे कंडक्टर नहीं है, उनको अलग वर्ड है, इंसुलेटर बोला जाता है। ओके, बट यहाँ पे वो याद मत रखो, यहाँ पे कंडक्टर समझ लो, खाली हमें कंडक्टर का ही यहाँ पे स्टडी करना है। ओके, इंसुलेटर का काम नहीं है। तो ऐसा कंडक्टर का मटेरियल है, ओके, उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो एक्चुअल में बोला गया है। देखो, चार्जेस कितने फ्लो हो रहे हैं एक्चुअल में। ओके, तो उनका जो रेट है, रेट इसको बोला जाता है, चार्ज का पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो होना, उसी को उसका रेट बोला जाता है। तो इस रेट को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये एक्चुअल में डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की, कि पर यूनिट टाइम कितना चार्ज वहाँ पे फ्लो होगा। ओके, तो उसी को एक्चुअल में क्या बोला जाता है, उसका इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं। ओके, इसी को उसका इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे बोला जाता है। तो ये एक्चुअल में समझ में आ गया कि ये करंट क्या रहता है। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग ये एरिया कंसिडर करें, ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पर यूनिट टाइम में कितना करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, कितने सारे करंट पार्टिकल्स यहाँ से निकलेंगे कि पर्टिकुलर टाइम में। ओके, उसको फिर क्या करेंगे, वो जो जितने भी चार्जेस चाहेंगे वो सब चार्जेस का डिवाइड बाय क्या करेंगे, कितना हमने टाइम कंसिडर किया, पर यूनिट टाइम मतलब हमने 1 सेकंड टाइम कंसिडर किया है, तो उससे डिवाइड करेंगे, तो वो एक्चुअल में क्या मिलेगा, हमें उसका इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। ओके, तो वो चीज़ एक्चुअल में होता है इलेक्ट्रिक करंट। अभी नेक्स्ट देखते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट है। देखो, इसका अभी एक्चुअल इसका फॉर्मूला क्या है वो देखना है। अभी देखो, मतलब यहाँ पे एक्चुअल में क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ पे इसका फॉर्मूला, क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स में तो फॉर्मूला ही यूज़ होता है ना। तो इसका अगर फॉर्मूला अगर देखें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का, तो एक्चुअल में वो क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है, देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू जो हमारा रेट ऑफ चार्ज देखा था ना हमने, तो रेट ऑफ चार्ज मतलब क्या रहता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज पर यूनिट टाइम, ये एक्चुअल में फॉर्मूला है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का, चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, तो इसको लिखा कैसे जाता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब ऐसे लिखा जाएगा, ये एक्चुअल में आई है। ओके ना, आई इक्वल टू क्यू बाई टी ऐसा लिखा जाएगा। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक करंट हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई एक्चुअल में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज़ होते हैं, और क्यू हम लोग चार्ज के लिए यूज़ करते हैं, और टी हम लोग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए आई इक्वल टू क्यू बाई टी बोल सकते हैं। तो ये जो आई का फॉर्मूला है, इसमें देखो 3 क्वांटिटीज़ है, एक तो करंट हो गया, एक चार्ज हो गया, एक टाइम हो गया। और ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है, मतलब करंट दिया जाएगा, चार्ज दिया जाएगा, टाइम पूछ सकते हैं, या फिर हमें चार्ज दिया जाएगा, ओके, पर यूनिट टाइम कितना चार्ज है वो, और करंट फाइंड करना पड़ेगा, तो वो भी रहेगा। या फिर इसमें से करंट दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा, चार्ज फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, उस हिसाब से हमें वहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। तो अभी देखो क्या है, ये करंट का तो हमें डेफिनेशन पता चल गया। ओके, इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में होता क्या है, चार्ज अपॉन टाइम रहता है, वो भी हमें पता चल गया। अभी नेक्स्ट क्या है इसका एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या रहता है वो देखना पड़ेगा। तो करंट का एसआई यूनिट हमने फर्स्ट यूनिट में सब स्टडी कर रहे थे, एसआई यूनिट्स क्या क्या रहते हैं। तो करंट का एसआई यूनिट तभी देख लिया था हमने, वो कितना है, एम्पियर, वो एक्चुअल में है एम्पियर बोलते हैं हम एसआई यूनिट करंट के लिए। और जो उसका सीजीएस यूनिट है वो कितना है, सीजीएस यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो, वो एक्चुअल में क्या है, चार्ज को हम लोग कूलम से यहाँ पे काउंट करते हैं, और टाइम को यहाँ पे, तो एक्चुअल में ये सीजीएस नहीं है, ए बी एसआई यूनिट ही है, बस मोस्टली हम एम्पियर यूज़ करते हैं। ओके, चार्ज अपॉन यहाँ पे क्या होगा, टाइम का सेकंड आ जाएगा। ओके, चार्ज के लिए हम लोग एसआई यूनिट वैसे नहीं यूज़ करते, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर ऐसे कुछ यूनिट्स है वो हम एसआई के लिए यूज़ कर सकते हैं चार्ज के लिए, बट मोस्टली नहीं यूज़ करते। और टाइम के लिए तो एसआई यूनिट या फिर सीजीएस यूनिट सब सेम ही है, मतलब सेकंड ही रहता है। ओके, तो इसलिए उसको एसआई में लिया जाता है टाइम के लिए। तो चार्ज पर सेकंड मतलब कूलम पर सेकंड ऐसा रहता है।
तो ये भी ऐसा यूनिट है, और एम्पियर ये भी ऐसा यूनिट है करंट के लिए। ओके, तो अभी इसका डायमेंशन देखो क्या रहता है। तो डायमेंशन करंट के फॉर्मूला में आप अगर काउंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो डायमेंशन है वो फिक्स है, मतलब यहाँ पे मास कुछ नहीं है, लेंथ भी कुछ नहीं है इसके फॉर्मूला में, लेकिन टाइम दिया गया है, टाइम यहाँ पे 1 आएगा। ओके, और जो करंट रहेगा वो एक्चुअल में क्या रहेगा, आई रहेगा, चार्ज जो है। ओके, उसकी वजह से ये आई रहेगा, I1 हो जाएगा। ओके, तो ये एक्चुअल में चीज़ रहेगी। तो I1 आएगा, देन T आएगा। ओके, इस तरह से। तो T यहाँ पे एक्चुअल में -1 होना चाहिए। ओके, और T1 और I1। ओके, इस तरह से लिख दो, ठीक है, डायमेंशन इसके। देन नेक्स्ट देखो क्या है, 1 एम्पियर का डेफिनेशन लिखना है अभी हमें। ओके, तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन लिखने के लिए पहले उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो बस क्या करना है हमें, देखो करंट का यूनिट रहता है एम्पियर, तो मतलब करंट हमें 1 लिखना है यहाँ पे, 1 एम्पियर करंट रख दो। ओके, और वो टाइम पे फिर अगर 1 हमें सेटिस्फाई करना है तो बाकी के 2 क्वांटिटीज जो डिवाइड में रखी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे रेशियो के फॉर्म में लिखी है, वो दोनों को भी 1 ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो वो एक्चुअल में फॉर्मूला पहले क्या होगा देखो, वो पहले देख लो। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, I इक्वल टू Q/T है। ओके, ये फॉर्मूला ऐसे लिख दिया मैंने, I इक्वल टू Q/T। तो अभी इसमें क्या होगा देखो, जो करंट है I वो एक्चुअल में कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। तो यहाँ पे मैंने करंट लिख दिया 1 एम्पियर, और इक्वल टू क्या लिखा है हमने, Q/T। तो Q जो है वो चार्ज है, चार्ज क्या होगा, 1 कूलम। ओके, इतना चार्ज रहेगा, 1 कूलम चार्ज लिख दिया, एंड डिवाइड बाई T है, मतलब क्या होगा, सेकेंड। सेकेंड क्या रहेगा, 1 सेकेंड रहेगा। ओके, तो एक्चुअल में क्या है, ये 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ये एक्चुअल में डेफिनेशन हो गया 1 एम्पियर का फॉर्मूला बेस्ड। ओके, फॉर्मूला के फॉर्म में हम लोग ऐसा डेफिनेशन इसको रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं कि अगर 1 कूलम, अगर 1 सेकेंड में अगर चार्ज वहाँ पे फ्लो होता है, 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकेंड में अगर फ्लो होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो करंट बनेगा वो करंट कितना रहेगा, 1 एम्पियर का करंट रहेगा। ओके, तो ये ऐसी डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज पर यूनिट सेकेंड। ओके, मतलब 1 सेकेंड के लिए 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो वो करंट कितना रहेगा, 1 एम्पियर करंट रहेगा। तो डेफिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं अभी डेफिनेशन को, कैसे, द करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर। हमने बोला ना कंडक्टर, कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि चार्ज सिर्फ कंडक्टर में से ही फ्लो होते हैं, बाकी में से कंडक्टर चार्ज इजीली नहीं फ्लो हो पाते, इसलिए सिर्फ कंडक्टर ही हम लोग कंसिडर करते हैं। ओके, तो करंट, सो क्या लिखा है, द करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ओके, इसको 1 एम्पियर हम लोग कब बोल सकते हैं, करंट को, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू दी कंडक्टर इन 1 सेकेंड। मतलब जो 1 कूलम का चार्ज है, ओके, अगर वो 1 सेकेंड में अगर फ्लो होता है, ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे 1 एम्पियर का करंट एक्चुअल में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। दैट मीन्स हमने डेफिनेशन क्या बताया कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। मतलब उस करंट को हम लोग 1 एम्पियर करंट कब बोल सकते हैं, वो लिखा है। देखो अब यहाँ पे लिखा है, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू दी कंडक्टर इन 1 सेकेंड। मतलब जो 1 कूलम का चार्ज है वो 1 सेकेंड में कितना फ्लो होगा, ओके, उसी को बोला जाता है उसका एक्चुअल में करंट। ओके, इसको ही इसका करंट फ्लो बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं ओम्स लॉ। तो ये करंट की जो डेफिनेशन देखी, देखो यहाँ पे हमने पहले देखो यहाँ पे देखा ना, आई करंट लिखा है ना यहाँ पे, ओके, आई इक्वल टू Q/T। तो ये जो करंट चार्ज ये सब डेफिनेशन है ना, ओके, वहाँ पे ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। ओके, ओम्स लॉ स्टडी करते ही करते हमें और एक नया डेफिनेशन मिलने वाला है। ओके, रेजिस्टेंस करके एक क्वांटिटी है, उसको भी पहले स्टडी करना पड़ेगा हमें, उसके बाद हम ओम्स लॉ पे आएंगे। ओके, तो ये पहले समझ लो कि 1 एम्पियर करंट एक्चुअल में होता क्या है। ओके,
करंट समझ गए, उसका फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मूला से आप लिख सकते हो 1 एम्पियर की डेफिनेशन। तो देखो ओम्स लॉ का पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। ओके, तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट देखो क्या है। इफ द फिजिकल स्टेट जो रहती है, फिजिकल स्टेट मतलब क्या, कोई भी मटेरियल है हमारा, ओके, तो वो उसका कैसे दिखता है, उसको टच करने के बाद उस पे कैसे कैसे हमें फील होता है, ओके, वो एक्चुअल में कैसे, किस टाइप में है, किस तरह का मटेरियल है, ओके, सॉलिड लिक्विड गैस, ओके, कैसे टाइप का ऐसा, ओके, तो उसको फिजिकल स्टेट बोलते हैं। मतलब जो एक्चुअल में हम लोग देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, ओके, किसी भी चीज़ का, ओके, उसको उसकी फिजिकल स्टेट बोलते हैं। ओके, सो इफ द फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट में देखो ब्रैकेट में क्या क्या लिखा है, फिजिकल उसके मटेरियल क्या है, वो मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या फिर ओके, या फिर उसके डायमेंशन मतलब उसका शेप कैसा है, ऐसा वो सब चीज़। और एंड टेम्परेचर मतलब उसका टेम्परेचर हाई है, लो है, ओके, इस तरह से किस तरह का टेम्परेचर है, तो ये सब उसकी फिजिकल स्टेट है। तो क्या बोला, फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर, ओके, जो कंडक्टर है उसका जो फिजिकल स्टेट है, ओके, इफ अ फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स सेम, अगर वो ये जो फिजिकल स्टेट है कंडक्टर का वो अगर सेम है, ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, द इलेक्ट्रिक करंट, तो फिर क्या आप बोल सकते हैं हम लोग कि जो इलेक्ट्रिक करंट है एक्चुअल में, तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया, जो इलेक्ट्रिक करंट है आई, ओके, यहाँ पे देखो आई से इसको डिनोट करो, इलेक्ट्रिक करंट को आई है जो फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ओके, जो करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है आई, ओके, जो कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है, ओके, उसको क्या बोला गया है, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे साइन ऐसे रहता है, अल्फा का ऐसा साइन हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि पहले लेक्चर में हमने, एक लेक्चर में हमने देखा है पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में होता क्या है। मतलब 2 पॉइंट्स अगर कंसीडर कर लेते हैं, अगर किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर लेके आ रहे हैं तो इस पॉइंट पे आने में के लिए एक पोटेंशियल लगेगा, देन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए और एक पोटेंशियल लगेगा, और दोनों पोटेंशियल के बीच का मतलब VB, मतलब यहाँ पे अगर A पॉइंट्स दूर है ना, तो इसलिए हम VA माइनस VB कर लेते हैं, तो ये सेकेंड है, तो VA माइनस VB जो हम लोग करेंगे, तो ये एक्चुअल में क्या होगा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ओके, B एंड A के बीच में, तो ये एक्चुअल में हमारा रहेगा। ओके, तो यही है, क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो जो करंट है वो एक्चुअल में जो उसके एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ओके, उससे वो क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, तो ये एक्चुअल में क्या है, ओम्स लॉ की डेफिनेशन है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ओम्स लॉ। ओके, इससे हम लोग फॉर्मूला भी बनाएंगे अभी, पहले देखते हैं। देखो स्टेटमेंट में क्या था, इफ द फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट पहले समझ लो कि फिजिकल स्टेट एक्चुअल में चीज़ होती क्या है। मतलब फिजिकल वर्ल्ड में जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है उसको फिजिकल स्टेट बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज़ है उसका एक्चुअल में शेप कैसा है, वो दिखने में कैसी है, ओके, उसका कलर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, वो सब चीज़, या फिर वो उसको टेम्परेचर क्या है, ओके, उसकी हाइट क्या है, लेंथ क्या है, वो सब चीज़, ओके, जो हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ओके, वो सब चीज़ों को क्या बोला जाता है, उसका फिजिकल स्टेट बोला जाता है। ओके, फिजिकल स्टेट ऑफ ए मटेरियल, ओके, ऑफ ए कंडक्टर। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक का अभी स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पे हम लोग सब कंडक्टर ही स्टडी यूज़ करेंगे। ओके, तो कंडक्टर का जो फिजिकल स्टेट है वो सेम रहता है, और इलेक्ट्रिक जो करंट रहता है अगर वो सेम है, ओके, किसी भी चीज़ में, और इलेक्ट्रिक जो करंट है, ओके, वो फ्लो हो रहा है कंडक्टर से, ओके, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जो फ्लो हो रहा है, ओके, वो एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, ओके, कंडक्टर के जो 2 एंड्स रहेंगे, उस एंड्स के बीच में का जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालेंगे उससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ओके, तो ये एक्चुअल में हमें किसने बताया, ओम्स ने बताया। ओम इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ओके, तो ओम, इस लॉ को क्या बोला जाता है, ओम्स लॉ बोला जाता है। ओके, तो ये एक्चुअल में ओम्स लॉ है। ओके, ये हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट लॉ रहता है, तो इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है, देन इसका रिलेशन है वो, इसका फॉर्मूला भी आता है, वो फॉर्मूला भी रहेगा। तो ये सब रहेगा। ओके, मेन चीज़ क्या याद रखनी है यहाँ पे, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, एंड्स ऑफ द कंडक्टर याद रखना में। ओके, अभी क्या है नेक्स्ट देखते हैं। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, देखो मैथमेटिकल अगर हम लोग इसको देखना चाहे तो ये कैसे होगा। तो अभी जो दिखाया था वही था, मतलब आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो उसको हम लोग यहाँ पे कैसे लिखा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो निकाला है 2 पॉइंट्स का, वो एक्चुअल में क्या है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो कंडक्टर था हमारा, ओके, उसका मतलब जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ओके, तो उसके जो कंडक्टर है अगर ऐसा कंसिडर करें, इसका एक पॉइंट यहाँ पे, ओके, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, दोनों यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर या कुछ भी लगा दिया मैं इसको काउंट करने के लिए, दोनों पॉइंट्स के बीच में का यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो किसके साथ प्रोपोर्शनल है, हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें से कंडक्टर में से, वो उसके साथ प्रोपोर्शनल है। तो सर्किट में भी दिखाया गया है, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ। तो रेजिस्टेंस में हम लोग यहाँ पे मल्टीमीटर या फिर कुछ यहाँ पे अगर ज्वाइन करते, ओके, तो हमें मिल जाएगा, ओके, यहाँ पे मतलब ये 2 पॉइंट्स पे अगर कंसिडर कर ले हम लोग, मल्टीमीटर को लग भी दिए, तो यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव है, तो इसमें से कितना फ्लो हो रहा है वो एक्चुअल में हमें पता चल जाएगा, ओके, कितना पोटेंशियल है यहाँ पे। तो पोटेंशियल यहाँ पे हम लोग काउंट कर सकते हैं, ओके। देन यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है, देखो V इक्वल टू, अभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ओके, प्रोपोर्शनल का, लेकिन हमें फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला में कभी भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं आता, ये एक्चुअल में सिर्फ रिलेशन बता रहा है ना। हमें फॉर्मूला होगा तो एक्चुअल में हम उससे प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं हमारी क्वांटिटीज फाइंड करने के लिए। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, V इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू आई, मतलब हमने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकाल दिया, इक्वल टू लग दिया, तो यहाँ पे एक बीच में क्वांटिटी आ गई, तो क्वांटिटी आ गई, ये कांस्टेंट आ गया वहाँ पे, ओके। अब ये कांस्टेंट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो कांस्टेंट हमें कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे आर कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं, ओके। इसलिए क्या लिखा, V इक्वल टू आर इंटू आई लिख दिया यहाँ पे, ओके। तो आर हमारा क्या है एक्चुअल में, ये है कांस्टेंट क्वांटिटी, ओके, इसको बोला जाता है कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट की भी कुछ वैल्यू रहेगी या फिर इसको भी कुछ बोला जाएगा, ओके, नाम रहेगा इसको भी। तो ये कांस्टेंट देखो क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। तो अगर ये V इज इक्वल टू आर है ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब कांस्टेंट के फॉर्म में। कांस्टेंट को लेफ्ट साइड ले लो, पहले एक साइड उसको ले लो और आई को ये दूसरे साइड भेज दो, सिर्फ रहेगा V अपॉन आई, आर इक्वल टू V अपॉन आई, ओके। ऐसी हमारी क्वांटिटी बन गई। तो ये हमारा एक्चुअल में ओम्स लॉ यही रहता है, V इज इक्वल टू आर है, ओके। ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ओके, कुछ भी बोल दो, सब सेम ही है, ओके। तो इसमें देखो R इक्वल टू V अपॉन आई, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, मतलब जो क्वांटिटी R वो एक्चुअल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट, ओके। करंट के साथ पोटेंशियल डिफरेंस का, अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों में का अगर रेशियो निकालते हैं तो वो एक्चुअल में क्या बनेगा, ये क्वांटिटी बनेगी R, ओके। तो ये क्वांटिटी को हमने पहले तो कांस्टेंट कंसिडर किया है, अब इसको कुछ नाम तो देना पड़ेगा। तो नाम क्या दिया साइंटिस्ट ने, कॉल्ड ए रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो ये एक्चुअल में इसको रेजिस्टेंस नाम दिया गया है, ओके। तो रेजिस्टेंस एक्चुअल में करता क्या है एक्चुअल में, ओके। तो हमारे जो चार्जेस रहते हैं ना उसके फ्लो को ये रोकने का काम करते हैं, अपोज करता है ये बहुत, ओके। तो रेजिस्टेंस को तो यहाँ पे इतना याद रखना कि रेजिस्टेंस ऐसे करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो अगर रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा है तो ये रिलेशन ही बता रहा है हमें। देखो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें इसको, देखो ये रिलेशन है जो R इक्वल टू V अपॉन आई, रिलेशन में अगर R की वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, तो R की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे जो चार्जेस फ्लो हो रहे, ओके, उसको अपोज ज़्यादा मिलेगा। अपोज मतलब उसको रोकने वाले बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, रोकने वाले ज़्यादा मिल गए मतलब क्या हो गया, उसकी स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई मतलब वो कम चार्जेस वहाँ पे फ्लो हो जाएंगे, हो पाएंगे, ओके। तो कम चार्जेस फ्लो होंगे, इसका मतलब क्या, करंट भी कम हो जाएगा वहाँ पे, तो कम करंट होगा वहाँ पे। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो करंट की वैल्यू कम होती जाएगी यहाँ पे, ओके। तो यही चीज़ है यहाँ पे R इक्वल टू V अपॉन आई, तो ये चीज़ होगी यहाँ पे, ओके। तो ओम्स लॉ हमें यही बताया कि अगर रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा है तो करंट वहाँ पे कम फ्लो होगा,
करंट को अगर ज़्यादा करना है तो हमें रेजिस्टेंस वहाँ पे कम रखना पड़ेगा। ओके, रेजिस्टेंस की ज़रूरत तो पड़ेगी, सर्किट अगर बना रहे तो उसमें रेजिस्टेंस तो चाहिए, ओके, प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन रेजिस्टेंस के थ्रू वहाँ पे करंट भी होना चाहिए। ओके, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो करंट की स्पीड भी कम होगी, और रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, ओके, तो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाएगा वहाँ पे। ओके, वो भी चीज़ होगी, इसलिए रेजिस्टेंस होना भी ज़रूरी है। तो यही चीज़ को रेजिस्टेंस बोला जाता है, ओके, जो एक्चुअल में अपोज करता है चार्जेस को। फिर देखते हैं आगे। तो रेजिस्टेंस देखो, इसकी डेफिनेशन देखो रेजिस्टेंस की क्या है। तो एक्चुअल डेफिनेशन रेजिस्टेंस की, अभी हमने तो बोला कि वो अपोज करता है चार्जेस को, इतना बोल दिया, बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा। तो ये एक्चुअल में क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ओके, the property of a conductor to oppose the flow of electric current is called as resistance of the conductor। तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो कंडक्टर है, ओके, उसकी एक प्रॉपर्टी है, ओके, वो प्रॉपर्टी क्या है कंडक्टर की मतलब प्रॉपर्टी मतलब क्या, उसका एक खुद का एक अपना बोलते हैं ना कि उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है वो एबिलिटी है उसकी, कि वो अपोज करता है हमारे जो करंट है उस मतलब जो चार्जेस फ्लो हो रहे उसको अपोज करता है। ओके, अपोज करता है मतलब उसको रोकने का काम करता है वो एक्चुअल में। ओके, तो उसको ही क्या बोला जाता है, उसका रेजिस्टेंस बोला जाता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो ये एक्चुअल में इनबिल्ट रहता है, उसमें पहले से ही रहेगा कंडक्टर में कि रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो रहता ही है उसके अंदर। ओके, तो इस रेजिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअल में, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलेंगे। ओके, तो ये एक चीज़ हो गया, इसका ये एक डेफिनेशन हो गया। ओके, रेजिस्टेंस का, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये चीज़ एक्चुअल में ये डेफिनेशन है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर की। नेक्स्ट और एक डेफिनेशन है, वो क्या होगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू करंट फ्लो इन थ्रू इट। ओके, तो एक्चुअली ये एक पोटेंशियल डिफरेंस का एक रेशियो भी है। ओके, रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू करंट फ्लो, मतलब क्या है, ये एक्चुअल में हम उसके जो होम्स लॉ हमने लिखा था, V इज इक्वल टू आई आर लिखा था। ओके, स्टार्टिंग में। ओके, ये जो ओम्स लॉ का यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, तो इससे हम लोग ने फिर आर का भी बनाया ना फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था बाद में, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला बेस्ड डेफिनेशन यहाँ पे सेकंड बनाई है, वो फॉर्मूला बेस्ड डेफिनेशन है। तो फॉर्मूला बेस्ड डेफिनेशन मतलब क्या रहता है, जो फॉर्मूला के थ्रू हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं उसी को एक्चुअली में बोला जाता है फॉर्मूला बेस्ड डेफिनेशन। तो ये एक्चुअल में चीज़ है क्या, देखो, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो रेशियो किसको बोलते हैं, इस चीज़ को रेशियो बोलते हैं। एक मतलब न्यूमरेटर में क्वांटिटी रहेगी, एक डिनोमिनेटर में रहेगी। तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी कंडक्टर, जो वी है वो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर के अक्रॉस में, अक्रॉस मतलब दोनों साइड में। ओके, कंडक्टर के दोनों पॉइंट्स है, वो दोनों पॉइंट्स के बीच में का हमने पोटेंशियल, दोनों पॉइंट्स का हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया। ओके, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब देन क्या हो गया, टू मतलब जो नीचे की क्वांटिटी है वो, ओके, दोनों का रेशियो निकाला है ना, तो नीचे क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो और जो करंट फ्लो हो रहा है वो, ओके, दोनों का जो रेशियो हम लोग ले रहे हैं, ओके, उसी को एक्चुअल में क्या बोला जाता है कि रेजिस्टेंस बोला जाता है। ओके, तो ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस का हमारा मेन डेफिनेशन वहाँ पे हो गया। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस तो पता चल गया, अभी बाकी की क्वांटिटीज भी देख लेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो रेजिस्टेंस का देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, देखो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ओके, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, पर यूनिट करंट बोलते हैं। ओके, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट, मतलब जो अभी डेफिनेशन लिखा ना वही डेफिनेशन है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर और जो करंट है उन दोनों का रेशियो। ओके, रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ओके, इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे आर इक्वल टू वी अपॉन आई। ओके, अब इसका ऐसा यूनिट भी लिखना पड़ेगा, तो ऐसा यूनिट देखो पोटेंशियल का तो वैसे वोल्ट रहता है,
करंट का एम्पेयर रहता है, तो वोल्ट पर एम्पेयर भी हम लोग बोल सकते हैं इसको, ओके। बट मोस्टली ये नहीं यूज़ करते हम लोग, ठीक है ना। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो मोस्टली हम लोग यूज़ करेंगे ओम यूज़ करते हैं। ये बहुत स्टैंडर्ड यूनिट है एक्चुअल में, ओम्स लॉ की वजह से ये रेजिस्टेंस को पढ़ा था, तो ये रेजिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट है ओम, तो मोस्टली यही यूज़ करते, ओम ही यूज़ करते, ओके। तो ओम यूनिट हम लोग इसके लिए रेजिस्टेंस क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली, ओके। देन इसके डायमेंशंस देखेंगे हम लोग, तो डायमेंशंस देखो क्या है, हमारे जो वोल्ट के डायमेंशन रहेंगे वो, ओके, और करंट के डायमेंशन है वो, ओके। तो करंट का डायमेंशन मतलब क्या, करंट को ऊपर ले लेंगे, तो वोल्ट का डायमेंशन क्या रहेगा, M1 L2 T पावर -3 एंड I पावर -1 रहेगा, ओके। और नीचे करंट का डायमेंशन क्या, और एक I रहेगा, तो इसको ऊपर ले लेंगे तो क्या है, -2 बन जाएगा, ओके, ठीक है। तो यही चीज़ है एक्चुअल में डायमेंशन हमारे रेजिस्टेंस के लिए, ओके। तो ये याद रखने ना। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन बैंक, अभी देख लेते हैं। तो लास्ट टाइम देखो हमने कुछ क्वेश्चंस देखे नहीं थे, मैग्नेटिक फील्ड के बहुत क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस देखे नहीं थे, तो उस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बहुत कुछ, ओके। तो आज के लेक्चर में कुछ मैग्नेटिक फील्ड के देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में भी फिर मैग्नेटिक फील्ड के ही कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं यहाँ पे, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड में, तो द रीजन अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व इज कॉल्ड, मतलब जो रीजन है, रीजन मतलब कोई भी रीजन रहता है, मतलब कोई एरिया रहेगा, ओके। तो जो मैग्नेट के अराउंड है, मतलब मैग्नेट के आजू बाजू में, या फिर कोई करंट फ्लो कैरिंग कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ओके। तो उसके आजू बाजू में अगर मैग्नेटिक इफेक्ट अगर ऑब्जर्व हो रहा है, तो उस एरिया को क्या बोला जाएगा, मतलब उस रीजन को क्या बोला जाएगा, ओके। उस प्लेस को क्या बोला जाएगा, उस रीजन को क्या बोला जाएगा, ओके। तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, मैग्नेटिक पोटेंशियल लिखा हुआ है, एंड लास्ट ऑप्शन लिखा है कि ए और बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट बोला है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही हमारा आंसर आना चाहिए, तो ये इसका आंसर है मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड को टिक कर देता हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट तो हमें मालूम ही है, ओके। उसके 2 यूनिट्स थे, तो इसमें का फर्स्ट यूनिट तो है टेस्ला, लेकिन एक वेबर है, हम लोग यूज़ करते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, ओके। तो मोस्टली हम लोग टेस्ला ही यूज़ करते हैं इसका यूनिट, ओके। तो यहाँ पे यही लिखो, टेस्ला लिख दो, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन में बाकी वोल्ट तो हमारा वोल्टेज का यूनिट रहता है, ओके, पोटेंशियल का वो, ओके। जो एम्पेयर रहता है वो करंट का यूनिट रहता है, और जो न्यूटन रहता है वो एक्चुअल में फोर्स का यूनिट है, तो ये भी नहीं रहेगा, तो टेस्ला ही आएगा आंसर, ओके। नेक्स्ट क्या है, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इधर भी वही रहेगा, जो वोल्ट है वो तो हमें पता है, वो पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का रहता है, एम्पियर है वो एक्चुअल में करंट का रहता है, न्यूटन जो है वो एक्चुअल में फोर्स का रहता है, तो बचा क्या है, टेस्ला, ओके। तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो एग्जाम में, कि इलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको, मतलब क्या है कि बाकी के ऑप्शन है उसको चेक करो, वो ऑप्शंस किसी और चीज़ के आंसर रहेंगे तो समझ जाना कि ये इसके तो नहीं हो सकते, तो ऐसे उसको रिमूव कर सकते हैं आप, और फिर लास्ट में जो बचा हुआ आंसर है उसको आंसर को टिक कर दो, ओके। ये भी मोस्ट ऑफ एग्जाम्स के लिए ये मेथड भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, ओके। इलिमिनेशन मेथड बोला जाता है इसको। अभी नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन, तो इसमें क्या लिखा है कि द CGS यूनिट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी रहती है, ओके, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी वो, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है जो, तो उसका CGS यूनिट क्या रहेगा, तो देखो CGS यूनिट क्या रहता है, टेस्ला और वेबर, ये एक्चुअल में दोनों भी वैसे देखा जाए तो हमारे दोनों भी SI यूनिट ही है, ओके, एक तरह के, तो हम लोग उसको ऐसे नहीं लिख सकते, ओके। तो हमें तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि CGS यूनिट पूछा गया है, तो CGS यूनिट क्या रहता है, तो वोल्ट तो नहीं होगा, तो लास्ट में गॉस बनेगा, ये गॉस जो है यूनिट ये एक्चुअल में CGS यूनिट माना जाता है, ओके, क्योंकि टेस्ला और गॉस का भी कुछ रिलेशन है, ओके। दैट इज़ 1 गॉस इक्वल टू, बोलते हैं कि 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ऐसा बोला जाता है, ओके। तो इसलिए टेस्ला और गॉस का भी कुछ रिलेशन है,
तो इसलिए हम लोग गॉस को एक्चुअल में उसका CGS यूनिट कंसिडर किया जाता है हमेशा। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखो क्या है, यहीं पे वो आंसर वही पूछा जो अभी मैंने बताया वही, दैट इज 1 गॉस इक्वल टू वॉट हाउ मच अमाउंट ऑफ टेस्ला। देखो सब ऑप्शन में टेस्ला लिखा हुआ है, लेकिन टेस्ला की एक्चुअल वैल्यू कौन सी है? 10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻⁻⁵, 10⁻⁻⁴। तो एक्चुअल में है ये सी ऑप्शन 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 10⁻⁻⁴। ओके, वो यहाँ पे लिख सकते हो आप 10⁻⁻⁴ टेस्ला मीन्स 1 गॉस आएगा वहाँ पे आंसर। ओके, देन नेक्स्ट देखो अभी क्या है, 6 जो क्वेश्चन है वो क्या है देखो, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज दी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय डैश डैश केप्ट एट दैट पॉइंट। ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी थी किसी भी पॉइंट पे, तो वो एक्चुअल में कैसे हम लोग डिफाइन करते थे कि फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा वो, अगर कि उसके एक पॉइंट को हम लोग अगर वहाँ पे रखेंगे किसी पॉइंट पे, ओके, उसके किसी पोल को, तो वो पोल कौन सा होना चाहिए? ओके, यहाँ पे ऑप्शन में ओके उन्होंने वहाँ पे जो फिलअप बनाया वो एक्चुअल में पोल के लिए बनाया है। ओके, तो कौन सा पोल है वो उस पॉइंट पे रखेंगे तो हमें जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। ओके, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट इज डिफाइंड एज दी फोर्स एक्सपीरियंस बाय डैश केप्ट एट दैट पॉइंट। ओके, मतलब कौन सा पोल उस पॉइंट पे रखेंगे तो उसके बाद जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसको हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बोल सकते हैं। ओके, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, कि सेंटर ऑफ पोल है, कि नन ऑफ द अबव? तो एक्चुअल में ये बनता है नॉर्थ पोल। ओके, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में हमने देखा कि नॉर्थ पोल को ज़्यादा हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल में से ही एक्चुअल में अराइज होते हैं सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और फिर वो साउथ पोल में जाके मिलते हैं। ओके, इसलिए हमने देखा कि वो नॉर्थ पोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है उसमें, तो इसलिए इसका आंसर भी हम लोग नॉर्थ पोल ही टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स मूव्स आउटसाइड द मैग्नेट इज। तो जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ओके ऐसे थे। ओके, तो वो मैग्नेट में से बाहर कैसे निकलते? ओके, कहाँ से बाहर निकलते? ओके, और कहाँ जाते? तो जहाँ से बाहर निकलते उसका पहले देख लो। तो ये यहाँ से बाहर निकले, देखो यहाँ पे अगर N पोल है और यहाँ पे S पोल है, मतलब नॉर्थ है और साउथ है। अगर यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये भी यहाँ से बाहर निकल रहा है, देन ये यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये यहाँ से बाहर, ये यहाँ से बाहर, ऐसे पूरा। ओके, कंटिन्यू बाहर बाहर निकलते जा रहे, तो नॉर्थ से बाहर निकल रहे, साउथ में जा रहे। ओके, नॉर्थ से बाहर साउथ में जा रहे। तो हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर क्या बता सकते हैं यहाँ पे, कि जो नॉर्थ से निकल रहे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो एक्चुअल में निकल कहाँ रहे से? क्वेश्चन क्या पूछा है, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स मूव्स आउटसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ईस्ट टू वेस्ट, या फिर बोथ A एंड B। 4 ऑप्शन दिए हुए, तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या बनेगा? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। एक्चुअल में ये जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो मूव कर रहे हैं। ओके, नॉर्थ पोल से निकल के वो साउथ पोल में जा रहे हैं, मतलब आउटसाइड कहाँ से घूम रहे वो? नॉर्थ पोल में से साउथ पोल घूम रहे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स मूव्स आउट। यहाँ पे रॉन्ग, यहाँ पे आउटसाइड मत लिखो, यहाँ पे इनसाइड कर दो, ठीक है ना? ये जो है ना यहाँ पे इनसाइड लिख दो, ठीक है? क्वेश्चन रॉन्ग हो गया थोड़ा, यहाँ पे आउटसाइड की यहाँ पे इनसाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे इनसाइड लिख देना, ठीक है ना? ये एक्चुअल में क्या होगा, इनसाइड, इनसाइड द मैग्नेट। तो क्या बोला, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स मूव्स इनसाइड द मैग्नेट इज। ओके, तो हमें पता है, देखो मैग्नेट कैसा रहता था, ऐसा, और जो लाइन्स ऑफ फोर्स थे N है, यहाँ पे S है, तो लाइन्स ऑफ फोर्स हमने देखा है ऐसे बाहर निकल के ऐसे ऐसे जाते थे। ओके, लेकिन ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स है ये सब बाहर से घूम रहे, अंदर के साइड भी तो लाइन्स ऑफ फोर्स रहेंगे यहाँ पे। ओके, तो वो कैसे घूम रहे, तो वो कैसे पता चलेगा? देखो, तो देखो कैसा रहता था, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है ना, यहाँ पे है। ओके, तो देखो ये एक्चुअल में कैसा रहता था, अगर N और S पोल है, ये यहाँ पे S है, यहाँ पे N पोल है, अगर N से वो बाहर निकल रहे हैं तो इसका मतलब, और S से अंदर आ रहे, तो अंदर आने के बाद अंदर के साइड से कहाँ घूमेंगे, S से N जाएंगे, S से N ऐसे जा सकते हो, ओके, अंदर के साइड ऐसे। ओके, और फिर N से फिर बाहर वापस निकलेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ से बाहर निकल के ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे। ओके, मतलब अंदर के साइड से जो घूम रहे वो एक्चुअल में S पॉइंट से N पॉइंट पे घूम रहे। ओके, तो हम लोग इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, वो एक्चुअल में कहाँ जा रहे,
साउथ पोल से वहाँ पे वो नॉर्थ पोल की तरफ वहाँ पे वो मूव कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ना, मतलब एस पॉइंट से वो एन पॉइंट पे वहाँ पे मूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो वैसा कोई ऑप्शन है क्या, वैसे पहले वो देख लो। ओके, यहाँ पे आप इनसाइड पहले चेंज कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बोल दिया, वो तो नहीं हो सकता क्योंकि वो आउटसाइड घूम रहे, बट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये सही हो जाएगा। ओके, तो आप बी पॉइंट को यहाँ पे टिक कर दो, ठीक है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये हो गया। देन नेक्स्ट देखो क्या है, द यहाँ पे अभी हमारे ये दो क्वेश्चन है, क्या है देखो, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम दी डैश डैश एंड एंड ऑन दी डैश आउटसाइड द मैग्नेट। मतलब कौन से पोल पे वो स्टार्ट होते हैं और कौन से पोल पे वो एंड होते हैं। तो हमें तो ये मालूम है, जो मैग्नेटिक लाइन्स हम लोग जो इसको मैग्नेटिक लाइन्स बोलते हैं वो एक्चुअल में आउटसाइड ही हम लोग कंसिडर करते हैं। ओके, अंदर के नहीं देखते। तो ये तो मैग्नेटिक लाइन्स जो हमें मिलती है, तो देखो अगर हमने यहाँ पे बार मैग्नेट अगर कंसिडर कर दिया ऐसा, तो इसके दो पोल्स हमेशा रहेंगे, एन और एस। कैसे भी मैग्नेट को हम लोग डिवाइड भी करेंगे, कट भी कर देंगे, तो भी उसके दो पोल्स तो हमेशा आने हैं। ओके, इतना फिक्स है। ओके, इसको अगर कट भी कर देते हैं बीच में से, तो भी इसके दो पोल्स बनेंगे, यहाँ पे एक पोल बन जाएगा, यहाँ पे एक पोल बन जाएगा, ये बीच में सेपरेशन हो जाएगा ऐसा। ओके, तो यही रहता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट ऐसे बोला जाता है। मतलब कोई एक पोल ऐसा नहीं होगा, कोई भी मैग्नेट को कितना भी डिवाइड कर लो आप, कितना भी छोटा कर लो, उसके दो पोल्स रहते ही हमेशा। ओके, एन और एस ऐसे। तो देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम दी डैश डैश पॉइंट। ओके, किस पॉइंट से होगा, एंड कौन से पोल पे, वहाँ पे एंड ऑन दी डैश डैश पोल आउटसाइड दी मैग्नेट। ओके, आउटसाइड मैग्नेट यहाँ पे वर्ड मेंशन किया है, मतलब मैग्नेट के आउटसाइड में लाइन्स ऑफ फोर्स निकालने पड़ेंगे। तो ऐसे देखो, एन से स्टार्ट होगा, एस में गया, यहाँ पे भी एन से स्टार्ट हुआ, एस में गया, देन अगेन एन से स्टार्ट हो गया एस में, एन से एस, देन अगेन एन से एस ऐसे गया, देन यहाँ से फिर वापस एस में आ गया। तो क्या हो गया, एन से स्टार्ट हो रहा है, एस में जा रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रहा है, साउथ पोल में जा रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम दी, यहाँ पे पहला फिलअप बन जाएगा नॉर्थ पोल। ओके, देन एंड ऑन दी, नेक्स्ट फिलअप क्या बन जाएगा, आउटसाइड दी मैग्नेट बोला ना, नेक्स्ट फिलअप क्या बन जाएगा, साउथ पोल। कहाँ पे एंड हो रहा है, वहाँ पे वो एंड ऑन दी साउथ पोल, यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा आंसर। ओके, तो ये चीज़ होगी यहाँ पे, मतलब वो कहाँ पे स्टार्ट होगा, नॉर्थ पोल पे स्टार्ट होगा, मतलब इस पोल पे वहाँ पे वो स्टार्ट हो जाएगा और साउथ पोल पे एंड हो जाएगा। मतलब ये मैग्नेटिक लाइन से वो इस तरह से घूमती है। ओके, ये इसका डायरेक्शन भी दिखा दो, मैंने कुछ जगह पे डायरेक्शन नहीं दिखाया हुआ है, तो डायरेक्शन भी दिखा दो, ठीक है ना, इतना याद रखना है डायरेक्शन का भी। तो ये कहाँ से जाते हैं, हमेशा नॉर्थ से साउथ जाते रहेंगे। ओके, बाहर के साइड वो नॉर्थ से साउथ घूमेंगे, अंदर के साइड वो साउथ टू नॉर्थ रहते हैं। ओके, तो इस तरह से ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक्चुअल में सर्कुलर ऐसा बनाते रहते हैं। ओके, तो इसी को हम लोग साइक्लॉइड भी बोलते हैं ना, सर्कुलर ऐसे घूमते रहते हैं वो अंदर ही अंदर। देन हम लोग नेक्स्ट क्या देखो, और एक हमारा एमसीक्यू बाकी है। ओके, तो ये क्वेश्चन बैंक का और एक क्वेश्चन है, वो क्या है देखो, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स डैश डैश इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसमें क्या होगा देखो, ये एक्चुअल में प्रॉपर्टीज जो हमने देखे थे ना मैग्नेटिक लाइन्स के, उसमें कई क्वेश्चन है सब मैक्सिमम। ओके, तो ये क्या लिखा है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स डैश डैश इंटरसेक्ट ईच अदर। तो एक्चुअल में क्या रहता है इसका आंसर। ओके, तो नेवर होगा, ऑलवेज होगा, समटाइम्स होगा, डिपेंड्स ऑन मीडियम। ओके, तो हमने देखो यहाँ पे ये जो देखा तब बार मैग्नेट का, यहाँ पे एन पॉइंट है, मतलब नॉर्थ पोल हो गया, सेकेंड यहाँ पे एस पॉइंट है। ओके, हमने देखा कि यहाँ से अगर मैग्नेटिक लाइन्स निकल रहे, यहाँ से एन से लेके एस में जा रहे, फर्स्ट निकल गए, सेकंड भी निकला यहाँ से, देखो एन का एस में गया, यहाँ से फिर और एक निकला, बीच में अगर यहाँ पे क्राउड है लेकिन कोई भी यहाँ पे एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, देखो यहाँ से यहाँ आ जा रहा है, देन यहाँ से देखो यहाँ पे, देन यहाँ से देखो ये इसके अंदर से बाहर से चला जाएगा, फिर यहाँ से निकल के वो वापस यहाँ पे मीट करेगा। ओके, तो इस तरह से ये अगर हम लोग और ड्रॉ करेंगे ना तो भी वो ऐसे ही बनेंगे। ओके, मतलब ये खुद का यहाँ पे रेडियस यहाँ पे बढ़ा रहा है। ओके ना, एरिया तो बढ़ा रहा है लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई भी लाइंस ऐसी नहीं जा रही इसमें से अंदर घुस के फिर वापस वहाँ पे बाहर निकल जाए, कोई भी शॉर्टकट नहीं कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो हम लोग इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। हम इंटरसेक्ट कब बोलते हैं, अगर दो लाइंस ऐसे जा रही है तो वो हम लोग इसको इंटरसेक्ट नहीं बोलते। इंटरसेक्ट कब बोलते हैं, अगर एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन उसको कट करके ऐसे बीच में से जा रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये लाइन इस पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई है।
तो मैग्नेटिक लाइंस में ऐसा कभी नहीं होता है, वहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। हाँ ठीक है कि यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे बहुत क्राउडेड एरिया है, लेकिन उसमें भी गैप रहता है, कुछ थोड़ा अमाउंट में गैप रहेगा, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके नहीं जाती। ओके, तो ये चीज़ एक्चुअल में रहती है मैग्नेटिक लाइंस की। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे आप नेवर लिख सकते हो, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टुडेज लेक्चर। हमने एक्चुअल में इलेक्ट्रिक हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, यहाँ पे ओम्स लॉ पढ़ा, करंट पढ़ा। ओके, आज के लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस देख लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के। नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के ही देखेंगे। ओके, सो आई होप you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.